तो फिर अब इस क्लास को अपन शुरू करें। इसमें अपना ये जो क्लास है वो हम इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, इस पूरे के पूरे अधिनियम पर ही इस क्लास में पूरा डिस्कशन चलेगा। तो अब अपन इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास के आखिर में कुछ एक बातें की थी, जैसे कि इस अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी, तो हमने बात की थी कि भाई दो अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद थे, तो हमने बात की थी कि 8 अनुच्छेद थे। ठीक है। ये अधिनियम आखिरकार क्यों लाना पड़ा, तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये थोड़ा सा हल्के फुल्के रूप में हमने जाना कि हिस्ट्री में भी हम ये पढ़ते हैं कि ये वो टाइम था 1905 तक जब नरमपंथियों का बोलबाला था कांग्रेस में। और वो नरमपंथी तरीके, जो संवैधानिक तरीके जिनको कहते हैं, वो तरीके आजमाते थे ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए। लेकिन आप लोगों ने हल्के फुल्के रूप में ये भी पढ़ा हुआ होगा कि नरमपंथियों का जो तौर तरीके थे वो ज्यादा काम नहीं आए, और इनकी कोशिशों के बावजूद बंगाल का विभाजन हो जाता है। और उसके बाद में गर्मपंथी नेतृत्व संभाल लेते हैं। वो कह देते हैं कि आपकी बस की बात नहीं है, आप वाले तरीके अंग्रेजों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम अपने वाले जो तरीके हैं, धरना प्रदर्शन करना है, सड़कों पर जाना, प्रदर्शन करना, हड़तालें करना, नारेबाजी करना, ये तरीके गर्मपंथियों के तरीके थे। उन्होंने कहा ऐसे होगा, एसी कमरों में बैठ करके लेटर लिखने से क्राउन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा, हमें सड़कों पर जाना होगा, प्रदर्शन करने पड़ेंगे, ये सब। तो ये मैं सब ये कहानी क्यों बता रहा हूं आपको, यहाँ तो अपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि ये तमाम जो घटनाएं हैं ये इसके बैकग्राउंड में है। किसके? 1909 के कानून के बैकग्राउंड में। यानी ये तमाम परिस्थितियां मजबूर कर रही हैं ब्रिटिश सरकार को कि वो इन भारतीयों में पनप रहे आक्रोश को, भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जो विरोध की जो भावना बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए उन्हें अब कुछ ना कुछ तो करना था, ताकि भारतीयों को शांत किया जा सके। उनके मन में जो अंग्रेजों के प्रति जो खिलाफ की जो भावना आ रही थी, जो आक्रोश और जो गुस्सा बढ़ रहा था ब्रिटिश शासन के प्रति, उसको शांत कराने के लिए उन्हें अब कानून तो लाना ही था, ताकि कुछ समय तक तो शांति बढ़ा के रखी जा सके। और फिर से जैसे ही भारत में माहौल गर्म होगा, फिर से दोबारा इस तरह के अधिकारों को लेकर के इस तरह से जब आंदोलन होंगे, प्रदर्शन होंगे, तो फिर से हम सोच लेंगे। तो इस तरह से जब भारतीयों का ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, तो ब्रिटिश सरकार को कानून लाना पड़ा 1909 का, भारतीयों को राजी करने के लिए। तो ये कहा तो ये गया कि हम भारतीयों को राजी कर रहे हैं, भारतीयों की जो मांग है शासन में, प्रशासन में, विधायी कार्यों में जो इनकी भूमिका होनी चाहिए, हम उनकी भूमिका को बढ़ाना चाहते हैं, हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये कानून लेकर के आ रहे हैं। कह तो ये रहे थे, लेकिन इस कानून ने पूरा मामला ही गड़बड़ा दिया। इस कानून ने तो भारतीय समाज में फूट डाल दी। तो ये इन परिस्थितियों की वजह से ये कानून आया, ये तो आपके समझ में आ गया कि भारतीयों का प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर को कम करने के लिए, इनको शांत करने के लिए वो लोग ये कानून लेकर के आ गए। क्योंकि इस कानून में सबसे ज्यादा जो मार्ले और मिंटो, मार्ले उस समय का भारत का राज्य सचिव है जो लंदन में बैठता था, जो 1858 के भारत सरकार अधिनियम से ये पद बनाया गया था। मैं आपको ये फैक्ट भी बता देता हूँ। तो मार्ले तो वहां बैठा हुआ था, लॉर्ड मार्ले। और वैसे ही लॉर्ड मिंटो ये भारत का वायसराय था। ये जो दोनों लोग थे, इन दोनों लोगों की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के आधार पर इन्होंने जो सुधारों के लिए जो सिफारिशें की ब्रिटिश सरकार को कि अब भारत में ऐसे ऐसे सुधार कर लेने चाहिए, तो उन सुधारों को शामिल करते हुए, और एक और कमेटी है, एक और आयोग है, उस आयोग की सिफारिशों को भी शामिल करते हुए भारत में ये कानून आएगा। तो ध्यान रखना है, इस कानून में बहुत बड़ा योगदान किसका था?
मार्ले और मिंटो का, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो का था इस कानून में। इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, भारत परिषद अधिनियम। ये तो इसका ऑफिशियल नाम है, आधिकारिक नाम, कागजों में जो नाम है, सरकारी रिकॉर्ड में जो नाम है, वो तो भारत परिषद अधिनियम है। लेकिन इसको किस नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो का बहुत बड़ा योगदान था। मार्ले साहब उस टाइम भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और मिंटो साहब वायस राय हुआ करते थे। ध्यान रखना, ये 1909 वाला जो मिंटो है ना, ये मिंटो द्वितीय है, ये भी ध्यान रखना। ये ये जो ये है ना अपना लॉर्ड मिंटो, इसमें जैसे पहले भी, इससे पहले भी मिंटो नाम से गवर्नर जनरल हुए हुए हैं। तो पहले वाले मिंटो प्रथम थे, और ये कौन से हैं, लॉर्ड मिंटो। भाई पता नहीं, कई बार पूछ ले कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के समय भारत के राज्य सचिव तो मार्ले थे, और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। बस इतना सा ही घुमा दे तो अपने को तो ध्यान ही है कि हाँ ठीक है साहब, मिंटो और मार्ले थे, कर दियो टिक। अरे मिंटो प्रथम नहीं था, ये क्या था, मिंटो सेकंड था। ये मिंटो क्या था, सेकंड था। तो ये मिंटो द्वितीय था। ये एक कॉमन सी बात है जो आपको याद रखनी है। तो ये एक फैक्ट है कि 1905 में ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की सरकार बनी, और लिबरल पार्टी कहीं ना कहीं, जैसा नाम ही देख लो, लिबरल, थोड़ी उदारवादी किस्म की। तो भारतीयों की जो मांगों को लेकर उदारता बरतने वाली पार्टी थी। यानी कुछ ना कुछ ये जो भारतीयों की मांग थी, उनके उनको लेकर के थोड़े से ये उदार प्रवृत्ति के थे, बड़े नरम स्वभाव के, मान लो आप तरह से ये कह सकते हैं कि जब जब ये जो लिबरल पार्टी थी, इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीयों की मांगों पर कुछ तो ध्यान दिया कि चलो, ज्यादा नहीं तो कुछ तो अपन इनके लिए कुछ कर ही देते हैं। एकदम रिजिड नहीं थे कि ऐसा नहीं है कि भारतीय बोल रहे हैं आप कानों के पास से ही पीछे से भेज रहे हैं बातों को, कोई उन पर गौर ही नहीं करें, ध्यान ही नहीं करें, ऐसा नहीं था। तो लिबरल पार्टी की सरकार बनती है 1905 में, और वो मार्ले को भारत का राज्य सचिव बना देते हैं, मिंटो को वायसराय बना देते हैं। और फिर लॉर्ड मार्ले और मिंटो ये फिर भारत में सुधारों के लिए कुछ सिफारिशें करते हैं, और उन सिफारिशों के आधार पर फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसके साथ ही इसमें देखो, इसमें लॉर्ड मार्ले और मिंटो के सुधारों को तो इसमें शामिल किया ही गया, उनकी जो सिफारिशें थी वो तो थी। इसके अलावा एक और आयोग था। इस आयोग का नाम क्या है, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान देना है, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण पर एक रॉयल कमीशन बिठाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसके अध्यक्ष बनाए थे चार्ल्स होब हाउस। कौन बनाए थे, चार्ल्स होब हाउस। ये कमीशन क्यों बनाया गया, क्योंकि भारत के अंदर से बार बार ये डिमांड्स आ रही थी, मांग आ रही थी कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाओ, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाओ। तो इन इन मांगों पर विचार करने के लिए कि इन ये जो मांगे उठ रही हैं, तो ब्रिटिश सरकार को फिर इन मांगों पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, इन मांगों के लिए ब्रिटिश सरकार को क्या करना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इन मांगों पर विचार करने के लिए कि हम लोग क्या करें अब इन मांगों को शांत कराने के लिए, तो इन्होंने एक कमीशन बैठा दिया, एक आयोग बिठा दिया। उस आयोग का नाम था रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। इस नाम से ये आयोग था, और इसकी अध्यक्षता दी थी चार्ल्स होब हाउस ने। फिर चार्ल्स होब हाउस ने भी अपनी सिफारिशें दी, अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इनकी जो रिपोर्ट थी, इनकी जो सिफारिशें थी, जो अनुशंसाएं थी, उनको भी जगह दी गई थी किसमें, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। तो इस तरह से चार्ल्स होब हाउस और जो मार्ले और मिंटो थे, इन सब की सिफारिशों को मिला जुला करके कौन सा कानून लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसका आधिकारिक नाम है भारत परिषद अधिनियम। ये ध्यान रखना है। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है निर्वाचित मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। कहां पर, केंद्रीय विधान परिषद में, और कहां पर, प्रांतीय विधान परिषदों में। क्या कर दिया गया, संख्याएं बढ़ा दी गई। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब
कि जो केंद्रीय विधान परिषद है वो तो केंद्र में बनी हुई है, वो तो पूरे केंद्र के लिए काम कर रही है भाई। केंद्रीय विधान परिषद केंद्र के लिए काम करती है और प्रांतीय विधान परिषद प्रांतों के लिए काम करती थी। जैसे संसद भारत के लिए काम करती है और जो प्रांत मतलब राज्यों की विधानसभाएं राज्यों के लिए कानून बनाती है और संसद देश के लिए कानून बनाती है। तो ऐसे ही केंद्रीय विधान परिषद के अधिकार क्षेत्र में पूरा जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र पूरा आता था और प्रांतीय विधान परिषद के अधिकार क्षेत्र में केवल प्रांतों का क्षेत्र आता था, वो प्रांतों के लिए कानून बनाती थी। यहां तक बातें बड़ी सिंपल है। ये कानून बोलता है कि ये दोनों ही जो विधान परिषदें हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रांतों की हो, इसमें निर्वाचित जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या को इस कानून ने बढ़ा दिया। तो क्या इसका मतलब पहले निर्वाचित मेंबर्स की कोई व्यवस्था थी? तो उत्तर है पहले निर्वाचित मेंबर्स थे ही नहीं। पहले निर्वाचित मेंबर्स थे ही नहीं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्टेड मेंबर्स तो क्या इलेक्शन की व्यवस्था थी क्या, तो अपना आएगा उत्तर नहीं। 1909 से पहले, अब आपके दिमाग में फिर से एक कंफ्यूज आ रहा होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वो मैं ही बता देता हूं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने 1892 में पढ़ाते वक्त ये बोला था कि अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, प्रांतीय विधान परिषदें नाम भेजती थी, फिर उन नाम को वायसराय केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत कर देता था। ऐसे ही प्रांतीय विधान परिषद में भी मनोनयन होता था। वहां गवर्नर क्या करता था, जो अलग अलग वर्ग हैं अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो नाम भेजे जाते थे उन व्यक्तियों को वहां का गवर्नर मनोनीत कर देता था। ये तो हमने 1892 में बताया था। आपने कहा था अप्रत्यक्ष चुनाव जैसा होता है। मैंने ये कहा था अप्रत्यक्ष चुनाव जैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव था ये नहीं मैंने कहा। तो ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष जो चुनाव, यानी चुनाव शब्द ही नहीं है, चुनाव शब्द, इलेक्शन जो वर्ड है ना, पहली बार ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर्स ये लिखा हुआ है। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषदों में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ये क्लियर कर लो, ये मैंने अच्छे से कई जगह के स्रोतों से देख दाखने के बाद में ही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये तक भी देखा कि भाई कहीं इसके उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है, मूल जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, नहीं तो उसमें लिखा हुआ था कि इनमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। अभी तक इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, बाकी जगह लिखा हुआ था नॉमिनेटेड मेंबर्स, मतलब मनोनीत होंगे। और इससे पहले जो 1892 में थे तो वो अप्रत्यक्ष जैसे थे नहीं। तो फिर उनका क्या सर चुनाव नहीं करते थे क्या प्रांतीय विधान? नहीं, प्रांतीय विधान परिषद केवल रिकमेंड करती थी, नामों की सिफारिश करती थी कि फलानिया आदमी ठीक है और उसको आप हमारी तरफ से हम उनका नाम भेज दिए हैं और आप इनको केंद्रीय विधान परिषद में लगा दो। बस केवल वो नाम भेजते थे, सजेस्ट करते थे कि ये व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि है, आप इस व्यक्ति को लगा दो। केवल नाम भेजते थे, सजेस्ट होता था, रिकमेंड होती थी, सिफारिश होती थी, इलेक्शन नहीं होता था। यानी वो आदमी जो प्रांतीय विधान परिषद भेजती थी वो ऐसा नहीं था कि प्रांतीय विधान परिषद उस प्रतिनिधि को इलेक्ट करके भेजती थी, चुन करके भेजती थी, निर्वाचित करके भेजती थी, ऐसा नहीं था। तो क्या निर्वाचित अभी आ रहे हैं क्या? बिल्कुल। 1909 से ही पहली बार निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था हो रही है। तो यहां क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने साफ साफ पर बता दिया है कि निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था किस कानून से हो रही है? 1909 से। तो क्या ये जो निर्वाचित सदस्य हैं क्या इनको जनता चुनती थी? तो आपको पता है जनता, और 1909 में, और वो भी ब्रिटिश शासन, जनता इतना थोड़ी कष्ट उठाएंगे वो लोग कि जनता वोट देगी वो चुनेंगे फिर वो विधान परिषद में पहुंचेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये निर्वाचित तो होंगे लेकिन इनके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती थी। वही क्या होता था, फिक्स इलेक्टोरेट ग्रुप का मतलब था
निर्वाचक मंडल का मतलब है कि इन निर्वाचित जो सदस्य होते थे उनके चुनाव में भाग आम जनता नहीं लेती थी। कौन लेते थे? उनके चुनाव में कुछ अलग अलग समूह थे। जैसे हमने बात की थी 1892 में कि विश्वविद्यालय से एक आदमी का नाम मान लो चला गया, नगर पालिका से चला गया, व्यापारियों ने अपना एक आदमी भेज दिया। तो ऐसे ही इस चुनाव में भी क्या किया गया, ऐसे ही जो अलग अलग वर्ग थे ना, वो अलग अलग वर्ग के जो सदस्य थे वो अपने से एक प्रतिनिधि को निर्वाचित करते थे। बात ध्यान ध्यान देना कि जो व्यक्ति 1909 में क्या किया गया कि जो जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल का मतलब जो वोटर्स हैं, जो इन निर्वाचित सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे, वो आम जनता नहीं है। वो कौन है? अलग अलग समूह हैं। चाहे वो नगर पालिकाएं हो सकती हैं, चाहे वो व्यापारी लोग हो सकते हैं, जमींदार लोग होंगे, ऐसे बनाया हुआ था उनका पूरा। मतलब आम जनता तो वोट नहीं डालेगी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये भले ही इलेक्ट तो होंगे लेकिन इनमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होगी। अलग अलग जो कार्य करने वाले या अलग अलग क्षेत्रों के जो समूह हैं, वो समूह इनमें वोटर्स का काम करते थे, वो इनमें वोट डालते थे और वो इनको चुनते थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, निर्वाचित मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इससे पहले कोई इलेक्शन होता था, तो आप कहोगे इलेक्शन नहीं होता था। तो फिर क्या होता था? केवल सिफारिशें होती थी। केवल क्या होती थी? सिफारिशें होती थी, जिनको आप सिफारिश बोलो या अनुशंसा बोल लो या फिर सुझाव बोल दो, कि नामों के सुझाव दिए जाते थे वायसराय को। निर्वाचन वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार आई 1909 में। ठीक है। ये कह रहा है निर्वाचन की व्यवस्था आ गई, लेकिन ये कह रहा है कि जब निर्वाचन होना शुरू हो गया तो उसके बाद भी केंद्र में किनका दबदबा रहा? सरकारी मेंबर्स का। यानी कि अभी भी जो केंद्र की सरकार है, वायसराय की जो सरकार है, वो ये नहीं चाहती थी कि ये जो यहाँ के जो भारत के लोग हैं जो निर्वाचित होकर के आए, उनकी अगर संख्या ज्यादा बढ़ गई तो हमारे लिए सिरदर्द हो जाएगा। क्योंकि वो फिर वही है, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो वो ज्यादा मतलब हमें शासन में, उनमें हमारे प्रशासन में ज्यादा दखल देना शुरू कर देंगे। तो ये तो इससे तो हमारे सिरदर्द हो जाएगा, हमारा हमारा काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनका नियंत्रण बढ़ जाएगा। वो ज्यादा मतलब हस्तक्षेप करेंगे, ज्यादा दखल देंगे, ज्यादा प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए भले ही निर्वाचित मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई हो, केंद्र में भी बढ़ाई और प्रांतों में बढ़ाई, लेकिन ध्यान रखना है, अब आपके एक कथन आ गया कि 1909 के कानून से केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कायम हो गया। क्या ये कथन सत्य है क्या? मेरा कथन क्या है कि केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित हो गया था। तो आप अच्छे से आपने समझ लिया है कि भले ही निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी बढ़ा दी गई हो, लेकिन इस मामले में ब्रिटिश ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने अभी भी सरकारी लोगों का ही बहुमत केंद्रीय विधान परिषद में बना के रखा। क्योंकि सरकारी लोग तो उनकी पकड़ के लोग हैं, वो सरकारी लोगों पर तो उनकी पकड़ है, उनकी पहुंच के लोग हैं, वो तो उनकी बात टालेंगे नहीं, उनकी बात को मना नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी मेंबर्स का ही बहुमत है, गैर सरकारी मेंबर्स का बहुमत नहीं। क्योंकि ध्यान रखो, गैर सरकारी सदस्य तो भारतीयों की विधान परिषद में एंट्री का एक रास्ता था। और अगर गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत होने का मतलब है कि भारतीयों की संख्या केंद्रीय विधान परिषद में बढ़ गई है। जब भारतीयों की संख्या अगर विधान परिषद में बढ़ जाएगी, तो क्या वहां पर ये भारतीय ऐसी विधियों को बनने देंगे, ऐसे कानूनों को बनने देंगे जो मतलब भारत के खिलाफ हो या भारत के लिए जो अच्छे नहीं हो? तो पक्का है कि अगर गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ेगा
तो वो जो अंग्रेजों की कानून बनाने की जो तानाशाही है, अपने मन मुताबिक जो कानून बनाते हैं, ऐसा ये भारतीय करने नहीं देंगे। उन कामों में बार बार टांग अड़ाएंगे ताकि ये अंग्रेज अपने हितों के अनुसार कानून ना बना पाए और उन्हें भारतीयों के हितों के अनुसार कानून बनाना पड़े। ये बात तो ये ब्रिटेन वाले अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी लोगों की संख्या को ही ज्यादा बना के रखा, ताकि ये भारतीय लोग उनके काम में टांग ना अड़ा सके, उनके सिरदर्द पैदा ना कर सके। तो ये मैंने इसको इसलिए इतनी कई बार बोला है ताकि आपको क्लियर कट होना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य संख्या तो भले ही बड़ी हो, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाएगी, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रखा गया केंद्र में। लेकिन अगर वो पर्सन ऐसे पूछ ले कि 1909 के कानून से प्रांतों में भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था, तो क्या ये कथन सत्य है कि असत्य? कथन असत्य है। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ये ध्यान रखना है। प्रांतों में किन का मतलब जमावड़ा ज्यादा है? गैर गैर सरकारी का। किन का है? गैर सरकारी का। तो ध्यान रखना है, केंद्र में किन की संख्या ज्यादा है? सरकारी की। प्रांतों में किन की संख्या ज्यादा है? गैर सरकारी। बस इतना याद कर लेना। केंद्र में बहुमत किनका? सरकारी। प्रांतों में किनका? गैर सरकारी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब आपने प्रांतों में गैर सरकारी बढ़ा दी, इसका मतलब तो प्रांतों में तो भारतीयों का दबदबा हो गया, तो प्रांतों में तो भारतीयों की चलने लग गई होगी, वहां तो गवर्नर साहब बहुत कमजोर हो गया होगा, गवर्नर साहब अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं पा रहा होगा, क्योंकि भारतीय विधान परिषद में पहुंच गए। अब भारतीय उनके हर काम में टांग अड़ाएंगे, उनको अपनी मनमर्जी अपनी तानाशाही नहीं करने देंगे, उनको रोक के रखेंगे, उन पर कंट्रोल रखेंगे। और भारत के ऐसा कोई भी कानून नहीं बनने देंगे जो भारत के खिलाफ हो, जो भारत को नुकसान पहुंचाने वाला हो या भारतीय जनता का नुकसान करने वाला हो, नहीं बनने देंगे। आप तो ऐसे ही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है ऐसा? ये कह रहा है कि भले ही प्रांतों में गैर सरकारी लोग बढ़ गए, कौन बढ़ गए? गैर सरकारी लोग बढ़ गए, लेकिन गैर सरकारी में भी ज्यादा कौन है? जो मनोनीत थे। अब गैर सरकारी और सरकारी, तो सरकारी में भी निर्वाचित और गैर सरकारी में भी निर्वाचित और मनोनीत। तो ये कह रहा फायदा क्यों नहीं मिला गैर सरकारी के बहुमत का? क्या अब भारतीयों की चलनी शुरू हो गई क्या? उत्तर है नहीं। क्योंकि अभी भी गैर सरकारी, मान लो गैर सरकारी सदस्य का गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत तो आ गया, ठीक है, और मान ले कोई भी प्रांत है एक्स वाई जेड, उस प्रांत में गैर सरकारी सदस्य हैं 10। तो ये क्या कह रहा है? अभी भी उन गैर सरकारी सदस्यों में जो मनोनीत मेंबर्स होते थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जैसे व्यवस्था ये थी कि 10 गैर सरकारी सदस्य लगने और उनमें से 7 लोग तो लगेंगे मनोनीत और 3 लोग होंगे निर्वाचित, ऐसी व्यवस्था थी। तो अब बताओ, भले ही संख्या आपने कहा कि गैर टोटल मान लो 15 लोगों की एक विधान परिषद है, ऐसे समझो उदाहरण से कि कोई प्रांत है, मान लो मद्रास है, सपोज एग्जाम्पल के लिए मद्रास है, उनकी विधान परिषद है, उसमें मान लो 15 लोग हैं, उसमें गैर सरकारी लोगों का बहुमत है, मान लो गैर सरकारी लोग 10 हैं। अब गैर सरकारी लोगों में सारे ही इंडिया वाले हों, सारे ही भारतीय हों, तब तो ठीक है, तब तो मामला जचता है कि भाई ठीक है, विधायी परिषद में भारतीयों का प्रभाव है, भारतीयों का दबदबा है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि भारत जो 10 जो गैर सरकारी है ना, उनमें 7 लोग होंगे मनोनीत, 3 होंगे निर्वाचित। तो बताओ, निर्वाचित होंगे वो अपन समझ सकते हैं कि कोई भारतीय जो जो भी लोकल संस्थाएं हुए, विश्वविद्यालय हैं, पूंजीपति हैं, वहां से चुन करके आ जाएगा, वहां से निर्वाचित होके आ जाएगा। मान लिया 3 भारतीय तो आ गए, लेकिन जो मनोनीत हैं, तो मनोनीत तो वायसराय या फिर गवर्नर करेगा प्रांतों में। तो क्या गवर्नर या वायसराय के दिमाग थोड़ी फिर गया है कि वो ऐसे लोगों को मनोनीत कर दे जो उसकी बात ही नहीं मानी? तो अब जो वो मनोनीत करेगा, 7 मनोनीत, चाहे उनमें भले ही भारतीय को मनोनीत करे, तो हमने पढ़ा था कि भारतीय भी मनोनीत हो सकता है गैर सरकारी में, और ब्रिटेन यूरोप वाला भी मनोनीत हो सकता है। तो वो आपको नहीं लगता यहां अगर वो मनोनीत भारतीय भी करेगा, तो ऐसे भारतीय को मनोनीत करेगा जो उसकी बात को नहीं टाल सके, उसके ऑर्डर की पालना करे,
उसकी हाँ में हाँ मिलाई, तो ऐसे वो भारतीय को मनोनीत करेगा। तो अभी भी क्या था, गैर सरकारी सदस्य भले ही बहुमत हो जाए, लेकिन ये बहुमत असल में कोई काम आने वाला नहीं था, क्योंकि मनोनीत सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, और मनोनयन करने का अधिकार प्रांतों में गवर्नर और उनके पास वायसराय का था। तो ये अपनी मनमर्जी से जो इनके फेवर वाले लोग होते थे, जो इनकी बात मानने वाले लोग होते थे, जो इनकी क्या कहें कि जो इनके पक्ष के लोग होते थे, ये उन्हीं लोगों को मनोनीत करते थे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी भी वायसराय और प्रांतों में गवर्नर की ही चलेगी, क्योंकि जो लोग इन्होंने बिठाए वो सब तो इनके मतलब चेले हैं एक तरह से। वो जैसा ये बोलेंगे वो वैसा हाँ में हाँ मिला देंगे। तो अभी भी क्या है, भले ही गैर सरकारी सदस्यों का जमावड़ा ज्यादा हो, लेकिन अभी भी गवर्नर की और वायसराय की ताकत पर अंकुश नहीं लगा है, क्योंकि मनोनीत सदस्य ज्यादा है। तो ये क्लियर कर लेना, 1909 में ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, इस पर टाइम अपना ज्यादा लग गया। एक और जो 1909 की बात जो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती है कई बार समझने में, वो क्या है? वो है सेपरेट इलेक्टोरेट। ये क्या होता है? इसको कहते हैं पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। मैंने क्या बोला? पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। एक एक शब्द जो आपने जरूर, जिस किसी भी ने किसी की भी चीज की तैयारी की है तो उन्होंने ये पढ़ा होगा कि 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये नाम तो पक्का सुना होगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली नहीं है, ये है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली। ध्यान देना। तो दोनों में अंतर क्या है फिर? दोनों में अंतर यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन, निर्वाचन प्रणाली का तो मतलब इलेक्शन सिस्टम, और इसका जो है ना अपन बोल रहे हैं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक कौन होते हैं? निर्वाचक होता है वोटर। निर्वाचन क्या होता है? चुनाव। और निर्वाचित कौन होता है? जिसको जो जीता हो। तो ध्यान रखना, निर्वाचक कौन? वोट देने वाला। निर्वाचन चुनाव, और इस चुनाव के रिजल्ट से जो जीता वो गए निर्वाचित। तो अब देखो, जो ये आपका, मैंने क्या कहा, 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली शुरू हुई। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्शन नहीं, इलेक्टोरेट। इंग्लिश वाले पर ध्यान देना आपको, साइड में इंग्लिश का आएगा वहां पर। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम शुरू हुआ है, सेपरेट इलेक्शन शब्द नहीं है। दोनों में फर्क होता है। इलेक्शन में तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि किसी जगह की सीट किसी धर्म के व्यक्ति के लिए आपने रिजर्व कर दी, कि इस सीट से किस कोई भी मान लो धर्म है, उस धर्म का ही व्यक्ति खड़ा होगा। जैसे आजकल आरक्षण नहीं होता है क्या, वर्ग वाइज, कि ये सीट है वो ओबीसी के लिए है रिजर्व है, ये सीट एससी के लिए है, ये सीट एसटी के लिए रिजर्व है, ये जनरल है, यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसे होता है ना आजकल इलेक्शन, अपन सुनते हैं कि एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ऐसे होता है। तो उस टाइम क्या ऐसे ही था कि ये सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व है, ये हिंदुओं के लिए रिजर्व है, ये सिखों के लिए है, ये सामान्य के लिए है? ऐसे क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी क्या? नहीं, ऐसी नहीं थी। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो हम इसको आरक्षण ही बोल देते। हम इसके लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली शब्द क्यों काम में लेते? वो हम इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि अगर ये आरक्षण जैसी व्यवस्था होती तो आरक्षण में तो क्या होता है, भले ही आपने वो सीट रिजर्व की है उस वर्ग विशेष के लिए, कि एक सीट है आपने रिजर्व कर दी एससी के लिए, एसटी के लिए, जनरल के लिए, तो इसका मतलब जिस समुदाय के लिए आपने वो सीट रिजर्व की है उसी समुदाय के लोग वहां चुनाव लड़ेंगे, और उसी समुदाय का कोई एक व्यक्ति वहां से निर्वाचित होकर के आगे जाएगा। यही होता है आरक्षण में। लेकिन उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ा जा रहा है, उस क्षेत्र के सारे लोग उसमें वोट डालते हैं।
वहां ऐसा नहीं होता। आरक्षण में क्या होता है, आरक्षण में जो सीट जिस समुदाय की रिजर्व हो रही है, मान लो एसटी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है, तो जिस भी के लिए समुदाय के लिए रिजर्व है, तो उसी समुदाय का व्यक्ति वहां चुनाव लड़ सकता है। एक बात क्लियर है, तो दूसरे का तो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसका मतलब अब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक ही समुदाय के हैं, तो उनमें से कोई एक जो जीतेगा वो उसी समुदाय का होगा। ये बात तो फिक्स हो गई कि वहां से जो भी प्रतिनिधि जीत करके जाएगा वो उसी समुदाय का होगा। लेकिन क्या मुझे बताओ, उस चुनाव में उस क्षेत्र के सारे लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते? एससी के भी डालते हैं, ओबीसी के भी डालते हैं, जनरल के भी डालते हैं, एसटी के भी डालते हैं, सारे जातियों के सारे धर्मों के लोग वोट डालते हैं ना। ये अपन आरक्षण, ये आरक्षण व्यवस्था आज हम अपने चुनाव में देखते हैं। ये देखते हो, इसका मतलब इस आरक्षण में क्या होता है, जो उम्मीदवार होता है वो उसी समुदाय का होता है, लेकिन वोटर्स सारे समुदायों के होते हैं। ये जो 1909 में व्यवस्था आई थी, इस 1909 में क्या किया गया कि जो सीट जिस समुदाय के लिए रिजर्व की गई है ना, उसी समुदाय के लोग ही वोट डालेंगे, दूसरे समुदाय के लोग वोट नहीं डालेंगे। इसलिए हम इसको क्या करें, पृथक निर्वाचन नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। क्या करें, पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सीट मुस्लिम सीट रिजर्व है, अगर कोई सीट मुसलमान के लिए रिजर्व है, कि वहां से कोई मुसलमान व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, तो उसमें वोट डालने वाले भी सारे मुसलमान ही होंगे। हिंदू वोट नहीं डालेगा, सिख उसको वोट नहीं डालेगा। इसका मतलब सीट भी मुसलमान के लिए रिजर्व है, तो वोटर्स भी सारे मुस्लिम ही होंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं पृथक निर्वाचक। इसका मतलब क्या है, वोटर्स के बीच में भी पृथककरण कर दिया। इसलिए तो हम कह रहे हैं ये फूट डालो राज करो की असली नीति यहां से शुरू हो गई थी। इस कानून ने बांट दिया भारतीयों को। इस कानून ने क्या किया, भारतीयों को बांटने का काम किया। इन्होंने ऐसे बांट दिया कि ये जो प्रतिनिधि आएगा, जैसे कोई मुस्लिम प्रतिनिधि है तो उसको मुसलमान चुनेंगे, अगर कोई सिख प्रतिनिधि है तो केवल सिख चुनेंगे। ऐसे अलग अलग जो संप्रदाय थे, अलग अलग जो समुदाय थे, उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल बना दिए। कि ऐसा नहीं है कि, वरना ऐसे करते, अगर मान लो कोई सीट है वो मुस्लिम व्यक्ति के लिए रिजर्व कर दी, कि ठीक है कि यहां से कोई मुसलमान व्यक्ति, यहां से मुसलमान चुनाव लड़ेंगे, कोई भी दो चार पांच, जितने भी चुनाव में जैसे होता है ये चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो मान लो चार पांच लोग मुस्लिम लोग चुनाव में खड़े हो गए, तो उनमें से एक कोई ना कोई जीतेगा तो मुस्लिम ही, तो उनमें से एक मान लो मुसलमान चुनाव जीत जाता, तो ये तो आरक्षण जैसी सी व्यवस्था हो जाती कि हाँ ठीक है। लेकिन उसके चुनाव में वोट तो सारों को डालने चाहिए थे, हिंदू भी डालता, सिख भी डालते, मुसलमान भी डालते, सारे डालते, ईसाई भी डालते, वहां जो जो उस क्षेत्र में रह रहा है वो डाल, तो ये आरक्षण जैसा हो जाता। ये अंग्रेजों ने यहाँ दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा इन भारतीयों को बांटो, आपस में लड़ाओ, फूट डालो इनमें। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि है ना, वो केवल मुसलमानों का ही प्रतिनिधि है, उनका ही प्रतिनिधित्व करेगा, उन्हीं की आवाज बनेगा, हिंदुओं की सिखों की नहीं है। और जो सिख प्रतिनिधि है वो केवल सिखों की ही आवाज है, वो केवल सिखों का ही प्रतिनिधि है। तो देख लो भारत के समाज को बांट दिया कि नहीं बांट दिया, मुसलमान अलग, सिख अलग, ये हिंदू अलग, ऐसे 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 बांटने का काम किया। इसलिए तो हमने कहा था कि विष के दांत बोने का काम इस कानून ने किया था, आपस में बांट दिया। तो उम्मीद है कि ये पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली समझ में आ गई होगी। एक लाइन में इसको ये याद रख लेना, पृथक निर्वाचक मंडल में जिस समुदाय का उम्मीदवार होता है उसी समुदाय के वोटर्स होंगे। अगर उम्मीदवार मुसलमान है तो उसको वोट देने वाले भी मुसलमान होंगे, अगर उम्मीदवार सिख है तो वोटर्स भी सिख ही होंगे। मतलब सारे समुदाय के लोग किसी एक समुदाय के उम्मीदवार को वोट नहीं डालेंगे। ये होती है पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। तो जिस समुदाय का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे। तो यहां से आप देख लो
समुदायों को आपस में बांटने का काम शुरू हो गया है। तो ये मैं इसलिए इसको बार बार है ना, मतलब इस चीज पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये इसमें ये आ गई थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली। इसमें भी मैंने क्षेत्र सब जोड़ दिया है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसमें तो निर्वाचन है। निर्वाचन क्षेत्र कि अलग अलग क्षेत्र, इसको या तो आप ऐसे बोलो पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, या आप बोलो पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब कि एक क्षेत्र, मान लो एक ए नाम का एक क्षेत्र है, तो वो अलग ही बना दिया कि इस ए नाम से चुनाव भी मुसलमान लड़ेगा और वोट भी मुस्लिम ही डालेगा। तो ये पूरा एक अलग निर्वाचन क्षेत्र, एक दूसरा निर्वाचन क्षेत्र बना दिया। मान लो सिख ही चुनाव लड़ सकता है और सिख लोग ही उसमें वोट डालेंगे। तो ये हो गए निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग बांट दिए। तो अब सोचो, ये जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बांटे, किस आधार पर बांटे? धर्मों के आधार पर बांटे, कि ये मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये सिखों के लिए, ये और दूसरे समुदायों के लिए, ये अलग अलग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए। तो बांट दिया ना, समाज को बांटने का काम तो कर ही दिया। तो देखो यहां से अब आपके एक सीधा सा कथन आ जाए कि भारत में कौन से कानून से सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली की शुरुआत हुई, तो आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा स्पीड से टिक इसी के करना है कि सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली की शुरुआत इसी 1909 से हुई थी। अब देखो केंद्रीय विधान परिषद की अतिरिक्त सदस्य संख्या, अब देखो 1 मिनट से कम है तो थोड़ा सा मैं इसको स्पीड से बता देता हूं। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त जो सदस्य संख्या 16, 1892 में कितनी थी? 16। अब इसमें कितनी बढ़ा दी? 60। तो अब देखो ध्यान से सुनो, 61, 1800, वो कितना आया था 1853 में 6, फिर 61 में क्या हुआ? न्यूनतम 6, अधिकतम 12, फिर 92 में क्या हुआ? न्यूनतम 10, अधिकतम 16, और अब 1909 में क्या हुआ? अधिकतम 16 से अधिकतम बढ़ा के कितना हो गया? 60। ध्यान रखना, अब इसलिए मैं ये बार बार बता रहा हूं ताकि क्रम आपके याद रहेगा तो चीजें कंफ्यूज नहीं होंगी। तो ये लो 16 हो गई है यहाँ, ठीक है। 16 तो ये हो गए। 9 हो गए पदेन। पदेन क्या होते हैं? पदेन का मतलब है आप इसमें ये 9 सदस्य ऐसे होंगे जो फिक्स कर रखे हैं कि कोई किसी, इन्होंने फिक्स कर दिया कि इन इन पदों। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके PDF फाइल